जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब का आर्मी चीफ से बराह रास्त रब्ता हो गया और ये रब्ता इमरान खान साहब ने किया है और अब ख्याल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से कैसे रब्ता किया और क्या इसको यू टर्न समझा जाए और क्या इससे वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले तीनों नए जजेस ने आज काम स्टार्ट कर दिया है। आज का दिन कैसा गुजरा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट के ये जो 3 जजेस को ट्रांसफ़र करने का फैसला है उसकी हमायत कर दी है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसे खुशाइंद करार दे दिया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो वकला की तहरीक है वो नाकाम हो गई है और उसके मुकाबले में गवर्नमेंट तगड़ी हो गई? ये भी हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस चल रहा है उसके अंदर आज जमाल मंदोखेल साहब ने एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। वो सवाल क्या था ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इस्लामाबाद के एक एसएचओ साहब ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिससे सब लोग हैरत से देख रहे हैं कि ये मुल्क है या क्या है और यहाँ पे कानून की इस तरह हुक्मरानी क्रिएट की जाती है और यहाँ पे इंसाफ की ये सूरत हाल है। वो एसएचओ साहब कौन है और उन्होंने क्या कर दिया इस्लामाबाद के अंदर, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब हमने 0 पॉइंट जो हमारा कॉलम है उसको ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे अब कॉलम्स भी सुन सकते हैं। हम सबसे पहले एसएचओ साहब के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक एसएचओ है इस्लामाबाद के अंदर, उनका नाम है इशफाक वड़ाइच और ये थाना सेक्रेटेरिएट के एसएचओ हैं। इन्होंने मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन करके एक अनाउंसमेंट की और इस अनाउंसमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सबको हैरान कर दिया है। लोग बड़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है जिसके अंदर एक एसएचओ खड़ा होकर सीधी सीधी धमकियां दे रहा है? और वो धमकियां किस चीज़ पे दे रहे हैं? वही कह रहे हैं कि अगर किसी ने पतंग उड़ाई, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पतंगबाजी पे इस वक्त पाबंदी है और इस कानून की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो ऐलान कर रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सुने ताकि फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ऐलान सुन लो। इशफाक वड़ाइच एसएचओ सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दे, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। अब ये देख लीजिए एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं। एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि जी पतंगबाजी जुर्म है और इसकी कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छी बात है, अगर ये जुर्म है तो किसी जुर्म की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने पतंगबाजी की या पतंग उड़ाई तो उसके बाप को पकड़ के रोड के दरमियान जूते मारे जाएंगे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उसका घर भी गिरा दिया जाएगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बच्चा गलती करता है या एक बच्चा जुर्म करता है या एक लड़का जुर्म करता है तो जो उसका बाप है उसको पकड़ के सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर पुलिस जूते मारेगी। और ये एसएचओ साहब ना सिर्फ ऐलान कर रहे हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो कमिटेड भी हैं कि मैं ये काम करूंगा। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी उनका घर भी गिरा दिया जाएगा, यानी जिसका बच्चा पतंगबाजी करेगा उनका घर भी पुलिस गिरा देगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस फंक्शन किस तरह कर रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो जुर्म है या जो मुजरिम है उसको तो गिरफ्तार करेंगे, या हो सकता है कि उसको गिरफ्तार ना किया जा सके क्योंकि हो सकता है वो फरार हो जाए और पुलिस के काबू ना आए। तो पुलिस वो तरीका जो आज तक इस्तेमाल करती रही, अब वो बाबांगे दोहल ये कह रही है कि जनाब उसका जो बाप है उसको रोड के ऊपर जूते मारे जाएंगे, रोड के दरमियान में खड़ा करके जूते मारे जाएंगे और साथ साथ ये है कि उसका घर भी गिरा दिया जाएगा। और ये एसएचओ साहब कह रहे हैं और ये इस्लामाबाद के एसएचओ साहब कह रहे हैं, बल्कि फेडरल कैपिटल के जो एसएचओ साहब हैं वो कह रहे हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कानून की सूरत हाल क्या है। पहली बात तो ये है कि मैं पतंगबाजी के कतन खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद ज़िंदगी में कभी पतंग नहीं उड़ाई और ना मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ। और ये क्योंकि एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में अब अनफॉर्चुनेटली को खूनी किस्म की डोरें इस्तेमाल हो रही हैं, धाती डोरें इस्तेमाल हो रही हैं जिससे लोगों के गले कट रहे हैं। और ये इंतहाई खौफनाक कदम है कि लोगों को इस तरह ज़िंदगी से बाहर निकाल देना, लोगों के गले काट देना, लोगों के बच्चों को कत्ल कर देना और सिर्फ तफरी के नाम पे, इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डोर तो बैन ना करें, डोर पाकिस्तान आती रहे, डोर पाकिस्तान में बनती रहे, डोर पाकिस्तान में बिकती रहे, पतंगों के ऊपर आप पाबंदी न लगाएं, पतंगे बनती रहे, पतंगे आती रहे, पतंगे बिकती रहे, लेकिन उड़ाने के ऊपर पाबंदी हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर असलहा फैक्ट्रियां हो और आपने उसको इजाज़त दी हो या आपकी इजाज़त के बगैर वो असलहा बना रही हो, वो रोज़ाना की बुनियाद पर बंदूकें बना रही हो, रोज़ाना की बुनियाद पर गोलियां बुलेट्स बना रही हो और हो सकता है वो स्कड मिसाइल भी बना रहे हो, लेकिन आप उनको ना रोकें क्योंकि आपके अंदर रोकने की कैपेसिटी नहीं है या फिर आप उसको रोकना नहीं चाहते। लेकिन साथ ये कहें कि जो शख्स असला लेके बाहर निकलेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम, या जो असला इस्तेमाल करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। भाई पहले जहां पे ये मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें उसको रोकें, आपकी जिम्मेदारी उसको रोकना है। तो उसको रोकने के बजाय अब ज़ाहिर पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी है और पूरी पुलिस जो है मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने इस काम पे लगा दी है कि आपने पतंगों को रोकना है और जो पतंग उड़ा रहा है उसको नीचे खींच के जूते मार रहे हैं। और एसएचओ साहब जो है थोड़े से 2 कदम और आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी उसका बाप जो है ना उसको भी रोड के ऊपर जूते मारे जाएंगे। तो ये है सूरत हाल कि अजीब सी सूरत हाल है और ये फेडरल कैपिटल के अंदर हो रहा है। मेरा ख्याल है आईजी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन इस तरह मस्जिदों के अंदर खड़े होके ऐलान तो ना करें कि कल को वो मजाक बन जाए पूरी दुनिया में कि इस तरह पुलिस ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जनाब आज फिर केस चल रहा था और ये केस मसलसल चल रहा है और ये है मिलिट्री कोर्ट्स के जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी उसमें ये केस चल रहा है और ये डे टू डे हेयरिंग है जो मसलसल चल रही है और हर बार कोई ना कोई जज ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं और कोई ना कोई ऐसा नुक्ता उठा देते हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर बहस शुरू हो जाती है। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक नुक्ता उठाया और नुक्ता बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या सिर्फ जीएचक्यू का केस जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होगा या फिर जो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला होगा वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उसका केस चलेगा और जो सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू है उसका केस जो है वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। तो ख्वाजा हारिस साहब से ये पूछा गया, ख्वाजा हारिस साहब ने इसका लंबा चौड़ा जवाब दिया लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो जजेस सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केस उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि ये केस गले पड़ जाएगा, गवर्नमेंट को ये केस ठुक जाएगा क्योंकि जो वकला इस केस के लिए हायर किए गए हैं वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे और उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। ख्वाजा हारिस साहब क्योंकि वजारत दिफा के वकील हैं और बड़े महंगे वकील हैं वो पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त भी पूरे लाहौर लश्कर के साथ वो इस्लामाबाद के अंदर ठहरे हुए हैं। सिर्फ उनका जो रोज़ाना का खर्चा है वही आप देख लें तो आपको हैरत होगी। लेकिन जब ख्वाजा साहब अदालत में पहुंचते हैं और जजों की तरफ से रिमार्क्स दिए जाते हैं या सवाल उठाए जाते हैं तो ख्वाजा साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वजारत दिफा को चाहिए कि ख्वाजा साहब को बिठा के पूरी तरह उनकी तैयारी करवाएं क्योंकि ख्वाजा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आज तक जिस भी हाई प्रोफाइल केस के अंदर वो दाखिल हुए हैं उसमें इनके मौकल को नुकसान ही हुआ है। 2 वज़रा आज़म को तो फारिग करवा चुके हैं और बुरी तरह फारिग करवा चुके हैं। मुझे लगता है इस बार वो वजारत दिफा को भी फारिग करवा के रहेंगे क्योंकि केस बड़ा सेंसिटिव है और सवाल उससे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के पास अनफॉर्चुनेटली इन सवालों के जवाब नहीं होते जो ज़ाहिर है बहुत ही सेंसिटिव सी चीज़ है। जनाब इसके साथ साथ आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए 3 जजेस हैं उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है और आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में 3 केस थे और जब जस्टिस साहब अदालत में दाखिल हुए तो पहले तो उनका जो कोर्ट रूम था उसके ऊपर बाकायदा उनकी तख्ती लगी हुई थी, बल्कि दूसरे 2 जजेस जो हैं उनके कोर्ट रूम के बाद भी तख्तियाँ लग चुकी हैं और उनका स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद था। तो सबसे पहले लॉ ऑफिसर ने उन्हें वेलकम किया, उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उन्हें कहा जी आपकी मौजूदगी से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नए दरवाजे खुल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अदलो इंसाफ का नया दौर शुरू होगा, जिस पे ज़ाहिर है सरफराज डोगर साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद उन्होंने 3 केसेस सुने।
उसके बाद जो जस्टिस आसफ साहब हैं, मोहम्मद आसफ साहब हैं, उनकी अदालत में 2 केस लगे हुए थे। उन्होंने भी 2 केस सुने, लेकिन दोनों जजेस के अदालत में आज वकला पेश नहीं हुए क्योंकि वकीलों ने हड़ताल कर रखी थी। अलबत्ता जस्टिस कियानी साहब की अदालत में जब एक मौक्कल पहुंचा और उसने कहा कि जनाब मेरा वकील नहीं आ रहा क्योंकि बाहर वकला ने हड़ताल की हुई है, तो आज मेरा केस था, तो अब आप मेहरबानी करके मुझे कोई तारीख दे दें। तो फिर जस्टिस कियानी साहब ने हुक्म लिखवाया कि वकला की हड़ताल की वजह से नई तारीख दी जाती है, और साथ उन्होंने मौक्कल से कहा देखो जो आपने कहा है हमने उसके मुताबिक आर्डर जारी कर दिया है। तो इस आर्डर पे बहुत सारे लोग हैरान हैं कि जब जजेस इस टाइप के ऑर्डर देना शुरू कर दें तो उसके बाद अदलिया जो ज़ाहिर है फिर उसका खुदा हाफिज़ी कहा जा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि जो भी पॉलिटिक्स चल रही है अदालत के अंदर, जस्टिस कियानी साहब को अगर कोई एतराज़ है, जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब को कोई एतराज़ है, या बाबर सत्तार साहब को कोई एतराज़ है, या बाकी जितने भी जजेस हैं सबको भी एतराज़ है, वो अपनी जगह पर। लेकिन अदालत अदालत है, उसकी सेंटिटी जो है उसको कायम रहना चाहिए, क्योंकि लोग आपके पास इंसाफ लेने के लिए आते हैं और ये बड़े दुखी लोग होते हैं, बहुत ही बुरी हालत में ये अदालतों के पास आते हैं और एक ख्वाहिश लेके, एक तमन्ना लेके वो जज साहब के सामने खड़े होते हैं और जज साहब की तरफ हैरत से देखते हैं और साथ ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और साथ अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि या परवरदिगार इस जज के दिल में रहम डाल दे ताकि ये मेरे लिए इंसाफ के रास्ते खोल सके। लेकिन अगर जजेस अपनी पॉलिटिक्स को अपनी अदालत के अंदर ले आएंगे और उसे इंसाफ के रास्ते में दीवार की तरह खड़ा कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है वाकई अखलाकी तौर पे बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। तो मेरी जजेस से दरख्वास्त है कि आपका जो भी इशू है वो जेन्युइन हो सकता है और आपको अपने जेन्युइन इशू के लिए स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जिस तरह आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, आप मज़ीद डिबेट करें, मज़ीद और जो फोरम्स हैं उनके दरवाजे खटखटाएं, जहाँ पर मुमकिन है आपको जाना चाहिए और जहाँ पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो मजलूम शख्स आपकी अदालत में पहुंच जाए उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, बजाय इसके कि जो मजलूम है उन लोगों का वक्त आप उन वकला को दे दें जिन्होंने बात हड़ताल कर रखी है या जो कह रहे हैं कि जनाब जब तक जजेस के हकूक बहाल नहीं किए जाएंगे हम अदालतों के अंदर खड़े नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस कियानी साहब और जो दूसरे जजेस हैं उन सबको अपने उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जिन्हें अल्लाह ताला ने इनके दरवाजे पर खड़ा कर दिए इस उम्मीद पे कि ये जजेस उन्हें इंसाफ देंगे या उनके साथ इंसाफ करेंगे। तो जस्टिस कियानी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप हड़ताल अपनी जगह पे, आपके एतराज़ात अपनी जगह पे, आपके मुतालबात भी अपनी जगह पे और आपकी जो मुखालफत है अदलिया के अंदर वो भी अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ तक इंसाफ का तकाजा है मेहरबानी करके उसको पूरा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर सिसक रहे हैं और सिर्फ जजेस के एक कलम की या एक मिनट के का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो तवज्जो देंगे तो हम बाहर आ सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फाइलें अपनी बगलों में दाब के बरसों से इस सड़कों के ऊपर जूते चटका रहे हैं और जलीलो खार हो रहे हैं इस उम्मीद पे कि कोई ना कोई जज आंख उठा के उसकी तरफ देखेगा। तो आप मेहरबानी करके इंसाफ का जो अमल है उसको सबोताज ना होने दें, बाकी मामलात अपनी जगह पे चलते रहेंगे। इसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने एक प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आज हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, उसके अंदर खिताब करते हुए उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है 3 जजों की ट्रांसफर्स का वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है और हम इसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वाकई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए और अब अगर ये नुमाइंदगी हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम ये समझते हैं कि ये दुरुस्त कदम है। अलबत्ता उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि देखें यहाँ पे 2 इश्यूज़ हैं, एक इशू ये है कि जो जजेस हैं वो ट्रांसफ़र किया गया है, ये एक इशू है, और दूसरा ये सीनियरिटी एक दूसरा इशू है। तो इन दोनों इश्यूज़ को अलग अलग रखना चाहिए, इन्हें एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं चाहिए। जब सीनियरिटी का इशू आएगा तो उसके ऊपर हम खुद फैसला करेंगे, तो जब तक ये मामला सामने नहीं आता उस वक्त तक सीनियरिटी का इशू जो है उसके ऊपर बात करना बिल्कुल गलत है, हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो उन्होंने एक अंदिया दे दिया है कि सीनियरिटी का जो इशू है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंश्योर करेगी, इंटैक्ट कर रखेगी और उस वक्त जब ये मरहला आएगा तो उस वक्त ये फैसला किया जाएगा, उससे पहले इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उनके सदर हैं मियाँ रऊफ अता साहब, उन्होंने भी इस फैसले को खुशाइन करार दे दिया। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा फैसला किया है और हुकूमत को ये फैसला करना चाहिए था, आर्टिकल 200 के मुताबिक फैसला है और इससे इंसाफ का अमल ज़्यादा मजबूत होगा और ये कोई
पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस किस्म के इकदाम हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बार हैं वो भी डिवाइड हो गई है सारे इशू पे। जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं वो जजेस के साथ खड़ी हैं, जो 6 जजेस हैं या 5 जजेस हैं उनके साथ खड़ी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई है, और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी इलामिया नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनका व्यू भी सामने आ चुका है। तो मुझे लगता है कि जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो उन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसका कोई ख़ास फ़ायदा इन जजेस को नहीं होगा, और ये जो जजेस ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए हैं इन्हें बहरहाल इन सब को कबूल करना पड़ेगा। आज हड़ताल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कल और परसों भी हड़ताल रहे। अल्टीमेटली इस हड़ताल ने ख़त्म हो जाना है और फिर बिज़नेस एज़ यूजुअल चलता रहेगा। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ़ के साथ रब्ता है। ये रब्ता ख़त के ज़रिए हुआ है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ को ख़त लिख दिया है, और उस आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा है जिसे ये तस्लीम नहीं करते, या जिसके बारे में इनका ये कहना है कि ये याह्या खान 2 है। तो याह्या खान 2 जिन्हें इमरान खान साहब समझते हैं, उनको अब इन्होंने ख़त भी लिख दिया, और उस ख़त में 6 नुक्ते इमरान खान साहब ने बयान किए हैं, जो मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी जगह सामने तो नहीं आए। लेकिन फैसल चौधरी साहब ने क्योंकि आज प्रेस टॉक की है तो उसके अंदर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, कुछ बातें की हैं, तो मैं वो आपके सामने रखता जाता हूँ जो उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त में कहा गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आवाम के फ़ौज के पीछे खड़ा होने से जीती जा सकती है। खलीज आवाम और फ़ौज के दरमियान पैदा की गई है, जिससे दूरी का तासुर आता है। और साथ साथ इमरान खान साहब ने जो नुकात उठाए हैं उनमें कहा है कि पहला नुक्ता ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मिलकर इलेक्शन रिग किया गया। इस वजह से आवाम और इदारों में दूरी पैदा हुई। और दूसरा नुक्ता ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया, और ये निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाई गई। ये तरमीम मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराम करती है, और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला लेट करने का मकसद मनपसंद जजेस के पास अपीलों को लगाना है। और तीसरा उन्होंने कहा कि पैका का कानून जो है वो काला कानून है, और इससे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, इससे इज़हार राय पर पाबंदी और मनपसंद आवाज़ों को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। इस कानून के तहत IT इंडस्ट्री को $2 अरब का नुकसान हो चुका है। इस कानून से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी ख़तरे में है। और चौथा नुकता उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम इदारों को PTI को क्रश करने के लिए लगाया जाए, जिसकी वजह से इनकी असल काम से तवज्जो हट गई है। हमारा मगरबी बॉर्डर हसास है, फ़ौजी शोहदा हमारे हैं। और 5वां नुकता यह है कि अदलिया और अदालत के अहकामात से पहलू तही की जा रही है, इसका नज़ला भी पाक फ़ौज पर गिर रहा है। जेल में नादीदा कुव्वतें अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होने देती। बुशा बीबी से तफ्तीश करने पुलिस जेल के अंदर आई तो किसी नामालूम कुव्वत के इशारे पर तफ्तीश नहीं करने दी गई। ज़रूरत इस अमर की है कि तेज़ी से ये पॉलिसियाँ बदल कर आइन और कानून के मुताबिक रखी जाएँ, ताकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो और माशी इस्तेहकाम की जानब बढ़ा जाए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए गुज़श्ता 3 साल से जारी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ लाई जानी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा ये कहा है चौधरी साहब ने, फैसल चौधरी साहब ने, कि उन्होंने साबिक़ प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ये ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ को। तो अब यहाँ पे इशू वही है कि जिस शख्स को आप तस्लीम नहीं करते, जिसको आप मानते नहीं हैं, जिसको आप ये समझते हैं कि ये जंगल का बादशाह है, जिसको आप ये कहते हैं याह्या खान 2 हैं, जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि एक शख्स है जिसके लिए सारा सिस्टम चेंज किया जा रहा है, उसको आप ख़त लिखने पे क्यों मजबूर हो गए? आप क्यों उसको ख़त लिख रहे हैं? इसका मतलब यही हुआ कि इमरान खान साहब जिसकी मुखालफत करते हैं अल्टीमेटली फिर उसी से रब्ता करते हैं। इसमें हम ट्रंप की मिसाल दे सकते हैं या अमेरिका की मिसाल दे सकते हैं। इमरान खान साहब ने 2 साल मुसलसल ये मौक़िफ़ रखा कि अमेरिका ने इनकी गवर्नमेंट गिराई, और फिर उसी अमेरिका के पास बार बार इमरान खान साहब को जाना पड़ गया। वहाँ पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA की जो बॉडी है उसने वहाँ पे कांग्रेसमैन से रब्ता किया, सेनेटर से रब्ता किया, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उससे रब्ता किया, वहाँ पे लॉबिंग फर्म हायर की और उसी से मदद चाहिए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप से पूरी मदद ले रहे हैं, और ये कहा करते थे कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन अब ये एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। और उसी तरह फिर जब ये गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते थे, फिर उसी के सामने कमेटी बना के उसी गवर्नमेंट के सामने बिठाया गया, और फिर उन्हीं के साथ इन्होंने मुज़ाकरात स्टार्ट कर दिए। अब ये क्योंकि आर्मी चीफ़ को तस्लीम नहीं करते थे या आर्मी चीफ़ के साथ मुखासमत रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें फिर उसी आर्मी चीफ़ के पास जाना पड़ गया। और सेम इसी तरह आइनी बेंच जिसको ये तस्लीम नहीं करते, उसी का दरवाज़ा अब ये खटखटा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास करैक्टर है
कि जिससे नफरत करते हैं, जिसके मुखालिफ होते हैं, जिसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसकी मुखालफत करते हैं, ये फिर अल्टीमेटली उसी के सामने जाते हैं, उसी को ख़त लिखते हैं, उसी से दरख्वास्त करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि ये ख़त शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरवाज़े फ़ौज के लिए खोल दे, या फ़ौज के दरवाज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खोल दे। तो मुझे लगता है ये इमरान खान साहब की आखिरी कोशिश है कि चलें ख़त तो लिखें, अगर इसका जवाब आ गया तो फिर वो राब्ता पैदा हो जाएगा और उस राब्ते के तहत ये शायद जेल से बाहर आ जाएंगे और सियासत में दोबारा सरगर्म हो जाएंगे। तो आखिरी कोशिश इमरान खान साहब ने कर ली है। अब देखते हैं इसका जवाब क्या आता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।